बेटे, today we are going to proceed with the interpretation of statute, and the next point in the journey is जनरल स्कीम ऑफ द एक्ट. एक्ट कैसे कैसे बनता है, क्या क्या होता है, आइए पढ़ें. जनरल पैटर्न ऑफ एनी मॉडर्न एक्ट इज मोर और लेस यूनिफॉर्म, सेम ही होता है. और एक्ट का जो अरेंजमेंट होता है, पैटर्न होता है, हर एक्ट का लगभग लगभग सेम ही होता है. आइए देखें कैसे कैसे एक्ट को अरेंज किया जाता है. सबसे पहले होता है प्रीएम्बल. प्रीएम्बल मतलब स्पिरिट ऑफ द एक्ट. एक्ट किस बात को रख के मतलब किस उद्देश्य से एक्ट को लाया गया. आप कह सकते हो एक शॉर्ट में एक्ट को लाने का मकसद यहाँ पे क्लियर किया जाएगा. टाइटल, डेट, जुरिस्डिक्शन, अधिकार क्षेत्र, ये सेक्शन 1 में दिया जाता है. डेफिनेशन जनरली सेक्शन 2 में होती हैं. फिर सब्सटेंशियल प्रोविजन हो गए. एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, एक्ट को मैनेज कौन करेगा. एनसीएलटी, कंपनी लॉ बोर्ड, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, जैसे कंपनीज एक्ट में होता है ना, आरओसी, एमसीए, वो सब एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी आएगी. पेनल्टी, पनिशमेंट क्या क्या होंगी. रूल मेकिंग अथॉरिटी किसके पास है. अपील प्रोविजन, शेड्यूल्स टू द एक्ट, शेड्यूल भी होते हैं एक्ट के पीछे. स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड रीजन, ये सारी चीजें एक्ट का पार्ट होती हैं. इन सबसे मिलके बनता है एक्ट. तो आइए सबसे पहले, कुछ भी आ सकता है इसमें से एग्जाम में. सबसे पहले प्रीएम्बल क्या होता है. ए प्रीएम्बल इज एन इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट, परिचय, एक इन ए डॉक्यूमेंट दैट एक्सप्लेन द डॉक्यूमेंट पर्पस एंड अंडरलाइंग फिलॉसफी. किसी एक्ट को लाने का क्या मकसद है, किसी एक्ट को लाने का क्या मकसद है, उसका इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट, उस डॉक्यूमेंट का पर्पस, अंडरलाइंग फिलॉसफी, उसके पीछे क्या है, वो प्रीएम्बल के अंदर बताई जाती है. When applied to the opening paragraph of a statute, it may recite the historical fact relating to subject of the statute. हिस्टोरिकल तथ्य भी बता देता है एक्ट के सब्जेक्ट से रिलेटेड. ये टाइटल से अलग होता है, ठीक है ना, टाइटल से अलग होता है. जैसे कंपनी लॉ के अंदर अगर हम देखें, एन एक्ट टू कंसोलिडेट द एंड अमेंड द लॉ रिलेटेड टू कंपनीज. लॉ रिलेटेड टू कंपनीज कंसोलिडेट किया गया और अमेंड किया गया, और उसके लिए कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट, कंपनीज एक्ट 2013 आया. तो प्रीएम्बल एक तरीके से एक्ट को लाने का मकसद, उसकी स्पिरिट, वो बताता है. डन इट एवरीवन. इट गिव द ब्रीफ बैकग्राउंड ऑफ द एक्ट. एक्ट के पीछे बैकग्राउंड क्या है वो बताएगा. फिर अगला आता है टाइटल, डेट एंड जुरिस्डिक्शन. द लॉन्ग टाइटल इज द फॉर्मल टाइटल अपीयर एट द हेड ऑफ ए स्टैट्यूट. एक्ट ऑफ पार्लियामेंट लिखा होता है ना, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, द कंपनीज एक्ट 2013. लॉन्ग टाइटल प्रोवाइड ए समरी डिस्क्रिप्शन ऑफ द पर्पस एंड स्कोप ऑफ द एक्ट. एक्ट का पर्पस और स्कोप का एक समरी डिस्क्रिप्शन होता है. इट कॉन्ट्रास्ट विद द शॉर्ट टाइटल विच इज मियरली इंटेंडेड टू प्रोवाइड ए यूजफुल नेम व्हेन रेफरिंग टू इट. एक यूजफुल नाम दे दिया जाता है शॉर्ट टाइटल. तो जैसे लॉन्ग टाइटल और शॉर्ट टाइटल दोनों देखो एक एक्ट के. An act to make provision for investigation and settlement of industrial dispute and for certain other purpose. एक एक्ट बनाया गया जो इन्वेस्टिगेट करेगा, निपटारा करेगा किसका, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का, और अदर पर्पस में भी काम आएगा. ठीक है जी. जैसे शॉर्ट टाइटल कहें तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 इसको कहा गया. ओके एवरीवन, क्लियर है जी. इसके बाद अगर कोई डेट मेंशन ना हो तो एक्ट किस दिन पास माना जाएगा, जब प्रेसिडेंट की असेंट मिलेगी. पढ़ा चुका हूं. जुरिस्डिक्शन एक लैटिन वर्ड है. जुरिस का मतलब होता है लॉ, और डिक्शन का मतलब होगा टू स्पीक. मतलब इट मींस अथॉरिटी ग्रांटेड टू लीगल बॉडी टू डील विद एंड मेक प्रोनाउंसमेंट ऑन लीगल मैटर एंड बाय इंप्लीकेशन टू एडमिनिस्टर द जस्टिस विद इन ए डिफाइंड एरिया ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी. स्पिरिट ऑफ द लॉ को बताता है. लॉ के पीछे क्या बेस है, क्या नियम है, क्या प्रिंसिपल है, उनको बताता है. जुरिस्डिक्शन. द टर्म इज ऑल्सो यूज टू डिनोट द ज्योग्राफिकल एरिया, अधिकार क्षेत्र, एंड सब्जेक्ट टू विच सच अथॉरिटी अप्लाई. जुरिस्डिक्शन मतलब कहां पे और किस किस पे ये एक्ट अप्लाई होगा. अधिकार क्षेत्र. सेक्शन 1 में टाइटल ऑफ द एक्ट बताया जाता है, एरिया बताया जाता है जहां पे एक्ट एप्लीकेबल होगा, और डेट बताई जाती है कब से इन्फोर्स होगा, कब से लागू होगा. सेक्शन 2 में अलग अलग डेफिनेशन दी जाती है, अलग अलग वर्ड को डिफाइन किया जाता है, और सेक्शन 2 की डेफिनेशन पूरे एक्ट पे एप्लीकेबल होती है. द पर्पस ऑफ डिफाइनिंग सम स्पेसिफिक डेफिनेशन इज टू अवॉइड द एम्बिग्यूटी एंड टू प्रोवाइड बेटर क्लैरिटी. अलग अलग डेफिनेशन को पहले एक्सप्लेन कर दिया जाता है ताकि कोई अस्पष्टता ना रहे और क्लैरिटी रहे मीनिंग्स की. अलग अलग एक्ट में अलग अलग वर्ड के अलग अलग यूज होते हैं. जैसे वेजेस की डेफिनेशन इनकम टैक्स एक्ट में अलग होगी,
प्रोविडेंट फंड एक्ट में अलग होगी, ईएसआई एक्ट में अलग होगी, ग्रेच्युटी एक्ट में अलग होगी, कंज्यूमर की डेफिनेशन कंपटीशन एक्ट में अलग दी गई है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में अलग दी गई है। तो ध्यान रखिएगा, अलग अलग डेफिनेशन अलग अलग एक्ट में दी गई है और जिस एक्ट के सेक्शन 2 में जो डेफिनेशन होगी वही उसी एक्ट में लागू होगी। सब्सटैंटिव सेक्शन इट डिफाइन द बेसिक प्रोविजन ऑफ द एक्ट। बेसिक प्रोविजन आगे बढ़ के आते हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आगे सेक्शन चलते जाएंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी मतलब एक्ट को लागू कौन करवाएगा, एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट। उसके लिए वो मशीनरी सेटअप करते हैं, इंस्पेक्टर अपॉइंट करेंगे अलग अलग, उसमें पुलिस इंस्पेक्टर की बात नहीं कर रहा, अलग अलग एक्ट में कहीं पे इंस्पेक्टर अपॉइंट होंगे, कहीं पे आरओसी अपॉइंट होगा, कहीं पे ट्रिब्यूनल बनेगा, तो इसे कहते हैं मशीनरी सेक्शन। मशीनरी सेक्शन मतलब जो इस एक्ट को एडमिनिस्टर करवाएगी, मैनेज करवाएगी, चलवाएगी, इन्फोर्स करवाएगी। नेसेसरी पावर आर इंक्लूडेड इन द एक्ट फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एक्ट। एक्ट को चलाने के लिए अलग अलग पावर देनी जरूरी है। दीज पावर आर एडमिनिस्ट्रेटिव इन नेचर। इसे कहते हैं मशीनरी सेक्शन। जैसे पावर ऑफ इंस्पेक्टर आ जाएंगी अलग अलग। फिर पनिशमेंट पेनल्टी, पेनल्टी को भी 2 तरह की होती है, एक मॉनेटरी पेनल्टी, क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन। मॉनेटरी पेनल्टी में क्या आएगा, इंटरेस्ट, डैमेजेस, फाइन, कॉन्फिस्केशन ऑफ गुड्स। पावर आर ग्रांटेड टू इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटीज टू इम्पोज दिस पेनल्टी। इन पेनल्टी को इम्पोज करने के लिए अथॉरिटीज को पावर दी गई है। क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन में जेल हो जाएगी, जेल के साथ फाइन लग जाएगा, ठीक है ना, ये आपको मालूम ही है। डेलीगेशन ऑफ रूल मेकिंग पावर। एक्ट डू नॉट प्रोवाइड इन डिटेल द रूटीन मैटर। रूटीन मैटर के बारे में एक्ट नहीं बताता। रूटीन मैटर कहाँ दिए जाते हैं, फॉर्म्स, प्रोसीजर एक्ट में नहीं बताए जाते, बट पावर दी जाती है अथॉरिटी को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, बोर्ड को, कमीशन को रूल रेगुलेशन बनाने की। कमीशन होता है आयोग, जैसे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, ठीक है ना, ऐसे अलग अलग कमीशन होते हैं। बोर्ड हो गए, ठीक है ना, सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है ना, ऐसे इनको अलग अलग पावर दी जाती है रूल रेगुलेशन बनाने की। जैसे सेक्शन 468 से 469, 468, 469 पावर डेलीगेट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को रूल बनाने की, ठीक है ना। अपीलिंग प्रोविजन हो जाते हैं टू कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव पावर। अपील प्रोविजन आर मेड कि किसके फैसले के अगेंस्ट आप किसके पास जा सकते हो, किसके फैसले के अगेंस्ट आप किसके पास जा सकते हो, हायर अथॉरिटीज पे। स्टेच्यूट देयरफॉर प्रोवाइड द अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। यदि आप एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के ऑर्डर से सहमत नहीं है तो आप अपील में आगे जा सकते हैं, सुनवाई का मौका मिलेगा ना। जैसे कंपनीज एक्ट में एनसीएलटी के अगेंस्ट, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के आदेश के अगेंस्ट आप नेशनल कंपनी लॉ एपीलेट ट्रिब्यूनल पे जा सकते हो, ठीक है ना। और इनके पास कहां जाओगे, आरओसी के ऑर्डर के अगेंस्ट, आरडी के ऑर्डर के अगेंस्ट आप एनसीएलटी या एनसीएलटी में जा सकते हो। एनसीएलटी और एनसीएलटी के ऑर्डर के अगेंस्ट आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हो। फिर एक्ट के पीछे शेड्यूल भी होते हैं, शेड्यूल आर अटैच टू द एक्ट। ड्राफ्टिंग की कन्वीनियंस के लिए होती है, पार्ट ऑफ द एक्ट होता है। जैसे शेड्यूल 3 कंपनीज एक्ट का बैलेंस शीट P&L के बारे में बताता है। शेड्यूल 3 पार्ट 1 बैलेंस शीट, शेड्यूल 3 पार्ट 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के फॉर्मेट बताता है, मालूम है ना। कंपनीज एक्ट का शेड्यूल 2 बताता है डेप्रिसिएशन कंप्यूट करने का तरीका। शेड्यूल 5 बताता है अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर। फिर लास्ट में होती है स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट और अमेंडमेंट इज यूजुअली मेंशन्ड। एक्ट का मकसद बताया जाता है। Incorporating purpose behind the act is known as statement of object. It is useful to judges in interpretation. It is customary. मतलब ये दिया जाता है ऑब्जेक्ट। Done it everyone. तो ये एक्ट किन चीजों से मिलकर बनेगा ये बताया। कोई भी एक चीज उठा के दे देगा एग्जाम में, सारा भी पूछ सकता है। कोई भी एक चीज पूछेगा प्रेम्बल क्या होता है बताओ, प्रियम्बल क्या होता है बताओ, शॉर्ट टाइटल क्या होता है बताओ, ठीक है ना। अलग अलग चीज पूछ सकता है आपसे, कोई भी इसमें से पार्ट पूछ सकता है। इज इट ओके, डन एवरीवन? ओके है, डन है, क्लियर है, बोलो सभी लोग। टॉपिक नंबर 5, डन 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 डन, वेरी वेरी गुड। यस प्लीज। हाँ विशाखा, शुभांगी, यश, अभिषेक, उमा, बताइए बेटा। यस सर। आसान है। एक्ट कैसे बनता है, किन किन चीजों से मिला के बनता है? हाँ बेटे, क्लियर है? अभिषेक, विशाखा, किन किन चीजों से मिलकर एक्ट बनता है? चलिए, लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्राइमरी रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। हाउ टू इंटरप्रेट द लॉ, हाउ टू इंटरप्रेट द एक्ट, प्राइमरी रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। पहला, लिटरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन। कोई भी एक रूल एग्जाम में आ सकता है, ध्यान रखना, कोई भी एक रूल एग्जाम में आ सकता है। लिटरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन, रूल ऑफ बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन, रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन,
रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन, आइए इनको पढ़ते हैं. लिटरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन. लिटरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन, इट स्टेट दैट द स्टैच्यू शुड बी इंटरप्रेटेड अकॉर्डिंग टू क्लियर वर्ड यूज. अरे क्लियर वर्ड जो यूज है उनको क्या मिल निकालोगे, इनका ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, जिसका जो मतलब है लगाओ, काम खत्म. सिंपल मीनिंग, क्लियर मीनिंग. लिटरल मीनिंग क्या है? लिटरल मीनिंग को अगर मैं ढूंढूं यहाँ पे तो कहीं ना कहीं ये कहेगा एक तरीके से डिक्शनरी मीनिंग. कोई ज्यादा इसमें आपको जबरदस्ती के इंटरप्रिटेशन निकालने की जरूरत नहीं है. अगर मीनिंग क्लियर है, स्पष्ट है, एग्जैक्ट है, साफ पता लग रहा है क्या बोल रहा है. इट स्टेट्स दैट द एक्ट स्टैच्यूट शुड बी इंटरप्रेटेड अकॉर्डिंग टू द क्लियर वर्ड यूज. जो क्लियर शब्द यूज किए गए हैं उनको क्लियरली वैसे ही पढ़ेंगे. एज लॉन्ग एज द लैंग्वेज इज अनएम्बिग्यूअस, जब तक लैंग्वेज स्पष्ट है, क्लियर है, तो लिटरल इंटरप्रिटेशन फॉलो करेंगे. जो मीनिंग है लिखो, खत्म कहानी. डिक्शनरी मीनिंग सिंपल, लिटरल मीनिंग डिक्शनरी मीनिंग, एग्जैक्ट मीनिंग है, कोई एम्बिग्यूटी है ही नहीं, अस्पष्टता है ही नहीं, गड़बड़ है ही नहीं, मोर देन वन मीनिंग है ही नहीं. तो जो मीनिंग है निकालो, चलो आगे. इट इज नाउ वेल सेटल्ड दैट a literal meaning should be assigned to an act, a statute, unless the same lead to ambiguity or abnormality. जब तक एक से ज्यादा मीनिंग ना हो, मोर देन वन मीनिंग ना हो, अस्पष्टता ना हो, आप लिटरल मीनिंग निकाल के आगे बढ़ो. Where the word or language is used in a statute is clear, जब शब्द इस्तेमाल किए गए हैं एक्ट में वो क्लियर है, तो एक्ट शुड बी इंटरप्रेटेड ऑन द फेस ऑफ लैंग्वेज इटसेल्फ. लैंग्वेज पे ही क्लियर हो रहा है एक्ट, ऑन द फेस ऑफ द लैंग्वेज. लैंग्वेज साफ कह रही है, एक्ट क्या कह रहा है, उसमें कुछ ऐड करने की, कुछ घटाने की, कुछ हटाने की आवश्यकता नहीं है. नो मॉडिफिकेशन, नो ओमिशन, नो एडिशन, नो डिलीशन, बिकॉज एक्ट साफ साफ कह रहा है, लैंग्वेज साफ साफ कह रही है जो कहना चाहती है, उसमें कोई मोर देन वन इंटरप्रिटेशन की आवश्यकता नहीं है. तो हम लिटरल मीनिंग लेके चलेंगे. डन इट. जब मीनिंग क्लियर हो, स्पष्ट हो, एग्जैक्ट हो, कोई डाउट नहीं है. आइए देखें. द कोड शुड डिटरमाइन द इंटेंशन एज एक्सप्रेस इन द वर्ड्स यूज. कोड को इंटेंशन देखनी पड़ेगी, क्या यूज की गई है. और अगर एक वर्ड क्लियर है, अगर कोई वर्ड क्लियर है, इट मस्ट बी कंस्ट्रूड बाय गिविंग इफेक्ट टू दैट मीनिंग. मतलब उसी वही मीनिंग निकालेंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ कंसीक्वेंसेस, उसके क्या कोई भी कंसीक्वेंसेस हो. अगर लैंग्वेज प्रिसाइज है, अनएम्बिगुअस है, तो उसको नेचुरल और ऑर्डिनरी सेंस में समझना चाहिए. उसके जबरदस्ती तिल का ताड़ नहीं बनाना, चार मीनिंग नहीं निकालने. जब स्पष्ट मीनिंग है तो वही मीनिंग लेके चला जाएगा. डन इट. लेट्स टेक एन एग्जांपल प्लीज. आइए, वेलकम. गो टू एग्जांपल. कटर वर्सेस ईगल स्टार इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड. कार पार्क इज नॉट अ रोड फॉर द पर्पज ऑफ रोड ट्रैफिक एक्ट. द पर्पज ऑफ रोड का मतलब क्या है? मीन्स फॉर कार टू मूव अलोंग इट टू ए डेस्टिनेशन, जहां पे कारें चलाई जाती हैं, ना कि खड़ी की जाती हैं. कार पार्किंग का मकसद क्या है? कि जहां पे स्टैंड स्टिल की जाएगी कार. अगर हम रोड पे कार पार्क कर देंगे तो वो कार पार्किंग नहीं बन जाएगी. ऐसी हम अगर कार पार्किंग में भी ड्राइविंग करते हैं तो वो रोड नहीं बन जाएगा. ड्राइविंग तो कार पार्किंग में भी करते हो ना, बिना ड्राइविंग करे थोड़ी ना उठा के रख दोगे कार. अगर हम कार पार्किंग से ड्राइव करके कार को बाहर ला रहे हैं तो वो पार्किंग ही रहेगी, वो रोड नहीं बन जाएगी. और अगर हम रोड पे पार्किंग कर देंगे तो वो पार्किंग नहीं बन जाएगी, क्योंकि वो रोड है. रोड का काम है जहाँ पे ट्रैफिक चलाना है, और पार्किंग का काम जहाँ पे स्टैंड स्टिल कार को करना है. तो क्या कहते हैं? एक कार पार्क इज नॉट अ रोड. जब कार पार्किंग होती है वो रोड नहीं है, फॉर द पर्पज ऑफ रोड ट्रैफिक एक्ट. द पर्पज ऑफ रोड इज ए मीन्स फॉर कार टू मूव अलोंग ए डेस्टिनेशन. किसी डेस्टिनेशन पे जाने के लिए, कारें चलाने के लिए रोड होता है. द पर्पज ऑफ कार पार्क इज फॉर कार टू स्टैंड स्टिल, खड़ी करने के लिए होगी. अगर कार को रोड पे खड़े कर दोगे तो वो कार पार्किंग नहीं बन जाएगी. ड्राइविंग कार अक्रॉस द कार पार्किंग डज नॉट मेक इट रोड. कार पार्किंग में कार चलाने से वो रोड थोड़ी बन जाएगा, एज इट इज इंसिडेंटल टू द मेन फंक्शन. पार्किंग के लिए वहां पे चलानी भी जरूरी है. क्लियर मीनिंग है. आगे इसमें डबल मीनिंग निकालने का मतलब ही नहीं. रोड मतलब जहाँ पे गाड़ियाँ चलती हैं, और पार्किंग मतलब जहाँ गाड़ियाँ खड़ी होती हैं. अब चलती तो वहाँ भी हैं जहाँ पे खड़ी होती हैं, और खड़ी वहाँ भी होती है जहाँ चलती है, लेकिन उसका मतलब वो कार पार्किंग नहीं बन जाएगा रोड, या कार पार्किंग रोड नहीं बन जाएगी. क्लियर है बात? बोलो. सेकंड केस क्या आ रहा है? हाँ बोलो बेटा. ओके है, क्लियर है? चलिए. Whiteley versus Chappell. The defendant had
impersonated a dead person and voted in election in his name, किसी डेड पर्सन का नाम यूज करके उसके नाम पे वोट डाल दिया. The relevant statute provided that if an offense to impersonate any person entitled to vote an election, ऑफेंस माना जाएगा अगर आप किसी व्यक्ति का नाम यूज करते हो, किसी और व्यक्ति के नाम से वोट डालते हो तो. Since the person impersonated was dead, he was not entitled to vote and thus Whiteley could not be convicted. Here application of literal rule is against parliament intention. यहाँ लिटरल रूल नहीं लगा सकते कि हाँ भैया वो तो मरा हुआ था तो उसकी जगह वोट डाल दिया तो क्या हो गया, वो कोई जिंदा थोड़ी है जिसकी जगह वोट नहीं डाल सकते, वो मर गया तो हम वोट डाल रहे हैं. तो ये तो पार्लियामेंट के इरादे के अगेंस्ट हो जाएगा. इरादा क्या था? इरादा ये था कि एक की जगह भी वोट नहीं डाल सकता, किसी एक की जगह दूसरा व्यक्ति वोट नहीं डाल सकता. अब ये थोड़ी ना मरा हुआ तो उसकी जगह वोट डाला होगा ये क्या के वो तो मरा हुआ है, नहीं. पार्लियामेंट का इंटेंशन है कि एक की जगह दूसरा वोट नहीं डाल सकता, तो डेड पर्सन की जगह भी वोट डालोगे तो पनिशमेंट मिलेगा, ध्यान रखना. इज इट डन एवरीवन? ओके, क्लियर है. अगला आता है रूल ऑफ बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन, मिसचीफ रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन. बेटा पेपर में यही वर्ड यूज करेगा, वो मार्क कर लो, हाईलाइट कर लो, मिसचीफ रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन. हाँ भाई, हाइडेंस रूल भी कहते हैं इसे. हाइडेंस केस में डिसाइड हुआ था. हाइडन रूल मस्ट बी अप्लाइड इन दोज केसेस वेयर द वर्ड ऑफ स्टैट्यूट इज एम्बिगुअस. अगर एम्बिगुअस वर्ड यूज किए गए हैं जिसमें मीनिंग स्पष्ट नहीं हो रहा, जिसमें मीनिंग स्पष्ट नहीं हो रहा, तो रूल कैन बी अप्लाइड व्हेन द लॉ इज पास्ड और प्रीवियस एक्ट इज अमेंडेड टू मीट सम स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव. किसी ऑब्जेक्टिव को मीट करने के लिए एक्ट को अमेंड किया गया था, या जहां पे मीनिंग क्लियर ना हो तो जज को क्या करना पड़ेगा? जजेस हैज टू फाइंड आउट व्हाट वाज द मिसचीफ दैट वाज टू बी करेक्टेड. किस गलती को दूर करने के लिए लॉ को अमेंड किया गया, किस कमी को दूर करने के लिए लॉ को अमेंड किया गया है, उसी तरीके से लॉ को पढ़ा जाएगा. स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन में ओकेशनली लीड टू ऑब्जर्व्ड रिजल्ट. एग्जैक्ट इंटरप्रिटेशन लगाने से काम नहीं चलेगा, तो यहां पे क्या देना पड़ेगा? मिसचीफ रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन. क्या मतलब? जो लॉ में गलती रही है, जो लॉ में कमी रही है, उसको दूर करने के लिए लॉ को अमेंड किया गया है, तो उसी तरीके से लॉ को पढ़ा जाएगा. आइए देखते हैं क्या स्टेप थे. एक्ट बनने से पहले लॉ क्या था, लॉ में क्या कमी थी, क्या डिफेक्ट था जो पिछला लॉ प्रोवाइड नहीं कर रहा था, क्या सुधार उठाए गए एक्ट लाए के द्वारा, क्या रेमेडी उपचार किए गए, रेमेडी लाने के पीछे रीजन क्या था. तो कोड शुड प्रिवेंट द मिसचीफ. मिसचीफ को दूर करना है और रेमेडी को बढ़ाना है, कमियों को दूर करना है, उपचार को बढ़ाना है, और उसी को कहते हैं कोई कुछ गलत हो रहा था, कुछ हार्म हो रहा था, उसको दूर करने के लिए एक्ट को अमेंड किया गया या नया एक्ट लाया गया, तो उसी तरीके से उस नए एक्ट को पढ़ा जाएगा. डन इट एवरीवन? चलिए एक एग्जांपल देख लीजिए. कॉर्करी वर्सेस कारपेंटर. सेक्शन 12 ऑफ लाइसेंसिंग एक्ट 1872 कहता था ए पर्सन ड्रंक इन चार्ज ऑफ ए कैरेज ऑन हाईवे कुड बी अरेस्टेड विदाउट वारंट. मतलब कोई पीते हुए गाड़ी चलाएगा, उसको अरेस्ट किया जा सकता है विदाउट वारंट. डिफेंडेड वाज फाउंड ड्रंक इन चार्ज ऑफ बाइसिकल. ऑल्दो इट कुड नॉट बी आर्ग्यूड दैट a bicycle is not a carriage in normal meaning of word, the divisional court of UK held that bicycle was a carriage for the purpose of act. Mischief here was prevention of drunken person on the highway in charge of some form of transportation for the purpose of public order and safety. वो कहता जी मैं तो साइकिल चला रहा था, मेरी क्या गड़बड़. कहता मैं तो साइकिल चला रहा था, मुझे क्यों अरेस्ट करोगे या मेरे को क्यों चार्ज करोगे. वो कहते जी मकसद साइकिल या ट्रक का नहीं है, मकसद ये हाईवे पे पी के नहीं चलानी कोई भी व्हीकल, ठीक है ना, इसलिए उसको अरेस्ट किया जा सकता है. मकसद क्या है लॉ का? लॉ का मकसद कैरेज लेके जाने वाला नहीं है. लॉ का मकसद है कि आप हाईवे पे गाड़ी नहीं चलाओगे ड्रंक करके. तो मिसचीफ वाज प्रिवेंशन ऑफ ड्रंकन पर्सन ऑन द हाईवे. हाईवे इन चार्ज ऑफ सम फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, मतलब ट्रांसपोर्टेशन. गलती क्या लिख दी? इन फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कर दिया. जब इन्होंने कैरेज वाला बोल दिया ना, तो इन फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कर दिया, तो इसको दूर किया और लॉ ने कहा कोई भी चलाएगा तो वो लाइबल होगा. क्योंकि यहां पे लैंग्वेज कई बार लॉ बनाते समय लॉ मेकर कोई परफेक्ट थोड़ी है. लॉ मेकर हमारे तुम्हारे जैसे ही होते हैं, हमसे थोड़ी ज्यादा नॉलेज रख लेंगे, लेकिन वो भी लॉ बनाते समय कई बार ड्राफ्टिंग मिस्टेक हो जाती है. तो वहां पे देखा जाता है कि मकसद क्या था इस सेंटेंस का. सिर्फ एग्जैक्ट लिटरल इंटरप्रिटेशन करना वहां पे ऑब्जर्व हो जाएगा, वहां लिटरल इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते. डन इट एवरीवन?
चलिए आगे बढ़ते हैं जी। अब आ जाइए सीधा ये भी केस पढ़ लेते हैं। मैनचेस्टर सिटी काउंसिल वर्सेस मैकन। काउंटी कोर्ट एक्ट 1984 प्रोवाइड दैट द काउंटी कोर्ट में डील विद एनीवन हु विलफुली इंसल्ट द जज। कोई जज की इंसल्ट करेगा या जूरर विटनेस की इंसल्ट करेगा या ऑफिसर ऑफ द कोर्ट की इंसल्ट करेगा तो उसको कैसे डील किया जाएगा। द कोर्ट हेल्ड दैट द थ्रेट वाज एन इंसल्ट फॉर द पर्पस ऑफ एक्ट। द मिस्चीफ हियर वाज प्रोटेक्शन ऑफ वेरियस पार्टिसिपेंट इन सिविल प्रोसेस। मतलब जो पार्टिसिपेंट है सिविल प्रोसेस को, उनको प्रोटेक्शन देना मकसद था यहाँ पे। तो इवन दो थ्रेट इज नॉट नेसेसरी इंसल्ट, धमकी देना इंसल्ट नहीं माना जाता नॉर्मल मीनिंग में। द एबिलिटी ऑफ द फॉर द कोर्ट टू डील विद इंसल्ट बट नॉट थ्रेट वाज कॉन्ट्रेरी टू पार्लियामेंट इंटेंशन। कि वो खाली इंसल्ट से डील कर सके, थ्रेट से डील ना कर सके। कहेंगे थ्रेट की तो पावर ही नहीं है जज साहब को थ्रेट से डील करने की, तो ये नहीं चलेगा, ये तो पार्लियामेंट के इरादे के अगेंस्ट हो जाएगा। तो थ्रेट को भी इंसल्ट में शामिल किया जाएगा, भले थ्रेट को अलग से ना लिखा हो तो उसे भी इंसल्ट माना जाएगा, वरना पार्लियामेंट का इंटेंशन ही के ही अगेंस्ट हो जाएगा ये। तो इसलिए मिसचीफ रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन लगता है कि लॉ को मिस यूज ना किया जाए, लॉ का गलत इंटरप्रिटेशन ना निकाला जाए, लॉ मेकर के इंटेंशन के हिसाब से समझा जाए। डन इट एवरीवन, ओके डन है। रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। हार्मोनियस होता है बैलेंस करना। द रूल स्टेट दैट द स्टैट्यूट हैज टू बी रीड एज अ होल एंड इंटरप्रिटेशन कंसिस्टेंट विद द अदर प्रोविजन ऑफ दैट। आइसोलेशन में नहीं पढ़ना, सब प्रोविजन को मिला के पढ़ना है। इन कंजंक्शन विद ईच अदर, इन बैलेंस विद ईच अदर, रिकंसाइल द डिफरेंट प्रोविजन ऑफ द एक्ट। अगर दो सेक्शन में क्लैश आ रहा है तो हम इस तरीके से देखेंगे, इट इज द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट टू अवॉइड द क्लैश बिटवीन टू सेक्शंस एंड टू सेक्शंस शुड बी रीड इन सच ए मैनर दैट बोथ हैव देयर डिफरेंट इफेक्ट। ठीक है ना, मतलब इंटरप्रिटेशन शुड बी हार्मोनियस नॉट ओनली विद द अदर प्रोविजन ऑफ द सेम स्टैट्यूट बट ऑल्सो विद द अदर एक्ट एज वेल। मतलब इन बैलेंस विद अदर, एक दूसरे को कंफ्लिक्ट नहीं करना सेक्शन ने, ना दूसरे एक्ट्स को कंफ्लिक्ट करना है। लॉ का इंटरप्रिटेशन निकालते समय जजेस को ध्यान रखना है कि एक्ट का एक सेक्शन कहीं दूसरे सेक्शन को कॉन्ट्राडिक्ट तो नहीं कर रहा या कंफ्लिक्ट तो नहीं कर रहा, या ये एक्ट किसी और एक्ट को कंफ्लिक्ट तो नहीं कर रहा। इन बैलेंस विद ईच अदर, इन रिकॉन्सिलेशन विद ईच अदर, इन हार्मोनियसली विद ईच अदर। ठीक है जी, इसे कहते हैं रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। ये रूल तब अप्लाई नहीं होता जब क्लियर या वन मीनिंग हो, तब तो क्या लगेगा, लिटरल इंटरप्रिटेशन लगेगा ना। ठीक है जी, इज इट ओके, डन एवरीवन। हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन क्लियर है सबको। इन बैलेंस, सारे सेक्शन को पढ़ना है इन बैलेंस विद ईच अदर, नॉट इन कंफ्लिक्ट विद ईच अदर। और किसी एक्ट को भी पढ़ना है इन बैलेंस विद अदर एक्ट, नॉट इन कंफ्लिक्ट विद अदर एक्ट। तो दैट इंटरप्रिटेशन शुड बी गिवन बाय द जजेस इन द कोर्ट। डन इट एवरीवन, इतना क्लियर है। विशाखा, शुभांगी, यश, अभिषेक, सब लोग बताओ, सभी लोग बताइए, बोलिए यस प्लीज, बताइए। वेरी गुड, आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट आ रहा है आपके सामने स्मिथ वर्सेस ह्यूज। इसका भी केस आप पढ़ सकते हो। एक्ट वाज मेड टू स्टॉप प्रोस्टिट्यूट्स फ्रॉम इनवाइटिंग इन द स्ट्रीट। हाँ जी, एक्ट बनाया गया कि प्रोस्टिट्यूट स्ट्रीट में जाते हुए को किसी को इनवाइट ना करे। द क्वेश्चन अराइज हुआ कि क्या बालकनी में खड़े होकर इनवाइट करना भी स्ट्रीट पे इनवाइट करना है? यस। सॉलिसिटिंग फ्रॉम बालकनी डू नॉट अमाउंट टू इनवाइटिंग इन द स्ट्रीट। It was however held that inviting from balcony will amount to soliciting in the street. एक्ट का मकसद क्या कि जो नॉर्मल लोग सड़क पे चल रहे हैं उनको हरास ना किया जाए। ठीक है ना, ये नहीं कि प्रोस्टिट्यूट उसको छज्जे से खड़े होकर बुलाए तो वो उनको हरास ना किया जाए, ये मकसद है। अब ये नहीं कि स्ट्रीट में जाके बुलाए, अगर वो अपनी बालकनी से भी आवाज मारती है तो इसको माना जाएगा इनवाइटिंग इन द स्ट्रीट। डन इट एवरीवन। तो ये नहीं कि हम सड़क पे थोड़ी गए तो हम तो अपने छज्जे से बोल रहे थे ना, इसे इन्वाइटेड इन द स्ट्रीट ही माना जाएगा क्योंकि इसमें लिटरल इंटरप्रिटेशन एब्जर्व्ड रिजल्ट देगा, गड़बड़ कर देगा, लॉ का इंटेंशन ही खराब कर देगा। लॉ का इंटेंशन क्या है कि स्ट्रीट में जो राहगीर हैं उनको परेशान ना किया जाए। भाई जो जाना चाहता है जाए,
पर जो राहगीर है उनको परेशान ना किया जाए, तो वो इंटेंशन है लॉ का। आगे चलिए, रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन, गोल्डन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन, एग्जाम में पूछ सकता है। गोल्डन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन, गोल्डन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन एग्जाम में ये वर्ड दे सकता है, रीजनेबल कंस्ट्रक्शन। जहां डिक्शनरी मीनिंग से काम ना चलना हो, वहां इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर देखा जाएगा, लॉ मेकर का इंटेंशन क्या था, क्योंकि लिटरल मीनिंग देना वहां पे एब्सर्ड या इनकंसिस्टेंट रिजल्ट देगा। वहां पे सेंसिबल मीनिंग देना पड़ेगा, अंडरलाइन करो, ये याद रखना, सेंसिबल मीनिंग जो रैशनल हो, फेयर हो, स्पिरिट ऑफ द लॉ को देखेंगे, इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर को देखेंगे। वह ग्रामेटिकल या ऑर्डिनरी या डिक्शनरी मीनिंग से काम नहीं चलेगा, ध्यान रखना। डन इट जी। जैसे कोल की अगर हम बात करें, यहाँ पे मीनिंग ऑफ कोल की बात करें, कोल का मतलब कोल यूज होता है एज ए फ्यूल, यूज्ड एज ए फ्यूल इन इट्स नेचुरल ऑर्डिनरी सेंस, बट सेल टैक्स एक्ट में कोल को माना गया मिनरल प्रोडक्ट, तो सारे मिनरल प्रोडक्ट यहाँ पे शामिल हो जाएंगे, ठीक है ना। ऐसी प्रॉफिट एंड गेन, प्रॉफिट एंड गेन को कमर्शियल सेंस में समझना पड़ेगा। लाइकवाइज अगर पैसा उधार दिया, और लाइकवाइज बोरोड मनी एंड कैपिटल बोरोड हैज टू बी इंटरप्रेटेड इन द ऑर्डिनरी कमर्शियल मीनिंग, कमर्शियल मीनिंग ही दिया जाएगा। मतलब कोई भी किसी भी चीज से कमर्शियली प्रॉफिट आप कमा रहे हो तो वो पीजीबीपी में कवर होगा, जो आपका बिजनेस हो, चाहे प्रॉपर्टी बेच के ही ना क्यों ना हो। हम प्रॉपर्टी बेचते हैं तो हम वहाँ पे कैपिटल गेन टैक्स लगाते हैं ना, लेकिन अगर किसी का सेल परचेज का काम हो, हाउस प्रॉपर्टी का सेल परचेज का काम हो, तो वो पीजीबीपी में कवर होगा या कैपिटल गेन में कवर होगा? जवाब दीजिए मुझे, जवाब दीजिए। अगर मैं अपना हाउस बेचता हूँ, मुझे उसमें प्रॉफिट हुआ, तो मैं कैपिटल गेन में टैक्स भरूंगा, एलटीसीजी या एसटीसीजी। लेकिन अगर मान लो मेरा काम ही हाउस सेल परचेज का है, अब मैं मतलब कॉन्ट्रैक्टर या मैं डेवलपर हूं, मेरा काम ही सेल परचेज का है, तो उसको मैं कहाँ पे चार्ज करूंगा प्रॉफिट को, बताइए। मैं घर बना के बेचता हूं, उसे कहाँ पे चार्ज करूंगा, कैपिटल गेन में या पीजीबीपी में? जवाब दीजिए। वेरी गुड, क्योंकि प्रॉफिट एंड गेन में क्या आएगा, कॉमर्शियल सेंस में देखा जाएगा। जो भी कॉमर्स बिजनेस हो रहा है उसको पीजीबीपी में कवर करेंगे। डन इट एवरीवन। तो वहां पे कौन सा इंटरप्रिटेशन लेंगे? रीजनेबल कंस्ट्रक्शन, गोल्डन रूल, सेंसिबल मीनिंग, स्पिरिट ऑफ द लॉ, इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर, लॉ मेकर का इंटेंशन देखा जाएगा। डन इट एवरीवन। डन 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 डन, बोलो वेरी वेरी गुड, बोलो। चलिए सेकेंडरी रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन में भी अलग अलग आएंगे जी। हाँ जी, आते हैं, इन पे भी आते हैं, थोड़ा 1 मिनट रुक जाइए, पढ़ लीजिए तब तक उसे। पहले टॉपिक नंबर 8 करा दूंगा। कौन कौन से हो गए थे? हाँ, 8 और 9 रहते हैं जी। हाँ, 10 भी रहता है। 12 करा दिया था ना? यस, 12 और 13 करा दिए थे। 12 और 13, यस। कितने टॉपिक रहते हैं अभी बता दोगे मुझे, कौन कौन से रहते हैं? 11 भी रहता है जी। 1 7 to 11 तक रह रहा है। 7 to 11, यस सर। चलिए आइए कवर करते हैं अब इसको। तो 5 टॉपिक रहते हैं। सेवन बाद में पढ़ेंगे, पहले पढ़ते हैं टॉपिक नंबर 8, इंटरप्रिटेशन ऑफ सर्टेन वर्ड। कुछ वर्ड को कैसे इंटरप्रेट करेंगे? सब्जेक्ट टू या नॉट विथस्टैंडिंग कई जगह लिखा होता है सब्जेक्ट टू। सब्जेक्ट टू मीन्स द प्रोविजन डज नॉट हैव प्रायोरिटी ओवर द अदर प्रोविजन, यानी कि सब्जेक्ट टू, जब सब्जेक्ट टू दे रखा हो, मीन्स द प्रोविजन डज नॉट हैव प्रायोरिटी ओवर द अदर प्रोविजन, मतलब उसको ध्यान में रखते हुए बाकी इसमें कहेंगे। एक्सेप्शन में जाते हैं ना सब्जेक्ट टू में, कहते हैं ना सब्जेक्ट टू एबव, इसको छोड़कर बाकी ये बात मानेंगे, यानी कि उसको प्रभावित ना करते हुए। और नॉट विथस्टैंडिंग का मतलब होता है ओवर राइडिंग इफेक्ट, उसमें कुछ भी लिखा हो पहले मेरी बात मानो,
मतलब कहने का ये है, जब सब्जेक्ट टू दे रखा हो तो पहले उसकी बात मानेंगे फिर मेरी बात मानो, सब्जेक्ट टू में जो लिखा हुआ है। और नॉट विद स्टैंडिंग में क्या होता है, पहले मेरी बात मानो फिर उसकी बात मानना। नॉट विद स्टैंडिंग होता है ओवर राइडिंग प्रोविजन, यानी कि सबसे पहले आप मेरी बात मानोगे, जो ये प्रोविजन कह रहा है पहले उसकी बात सुनोगे। ठीक है जी। कहते हैं ना, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द एक्ट वेयर द अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर और होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर इज नॉट अप्रूव्ड बाय द कंपनी इन जनरल मीटिंग, एनी एक्ट डन बाय हिम बिफोर द अप्रूवल शैल बी डीम्ड टू बी इनवैलिड। मतलब एक्ट के प्रोविजन को प्रभावित ना करते हुए, मतलब वो तो पहले प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे, उसके बाद ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा सब्जेक्ट टू और नॉट विद स्टैंडिंग। इफेक्ट देख लो, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन स्पेसिफिक एक्ट सेक्शन ऑफ द सेम एक्ट, क्लोज ओवरराइड द स्पेसिफिक सेक्शन ऑफ द सेम एक्ट। कहते हैं अगर उस सेक्शन में क्या लिखा हुआ है उसे प्रभावित ना करते हुए, यानी कि उस पहले हम इस सेक्शन को प्रायोरिटी देंगे ओवर दैट सेक्शन। डन। फिर इसमें कहते हैं नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन द एक्ट, पूरे एक्ट को ओवरराइड कर जाएगा वो सेक्शन। अगर किसी सेक्शन में लिखा हो नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट, तो पूरे एक्ट को ओवरराइड कर जाएगा वो सेक्शन, तो उस सेक्शन को प्रायोरिटी दी जाएगी ओवर द एक्ट। ठीक है जी। सब्जेक्ट टू और नॉट विद स्टैंडिंग क्लियर है। सब्जेक्ट टू का मतलब तो क्या है, ऊपर वाले पॉइंट को प्रभावित ना करते हुए, यानी कि पहले वाले को इफेक्ट ना करते हुए, यानी कि उसको पहले फॉलो किया जाएगा, बाद में इसको ध्यान में रखना है। और नॉट विद स्टैंडिंग मतलब उस चीज को छोड़ दो, पहले ही इस बात को सुनो। डन इट। फिर आगे बढ़ते हैं इसी में, रीडिंग एंड एज और एज एंड। जब दो प्रोविजन को सेपरेट करना होता है तो एंड का यूज होता है। ठीक है ना। और का यूज होता है जब दोनों को अलग अलग इफेक्ट देना होता है, डिसजंक्टिव होते हैं। कैसे मतलब कहने का ये है, एक साथ सुनिए, कंजंक्टिव मतलब दोनों को एक साथ पढ़ना है तो एंड यूज करेंगे, और अलग अलग पढ़ना है तो और यूज करेंगे। बट कई बार एंड, नॉर्मली तो क्या होगा, एंड इज कंजंक्टिव एंड और इज डिसजंक्टिव। अलग अलग करने के लिए और यूज होता है और एक साथ करने के लिए एंड यूज होता है। लेकिन कई बार उल्टा भी हो जाता है। नॉर्मली एंड हैज क्यूमुलेटिव इफेक्ट रिक्वायरिंग फुलफिलमेंट ऑफ ऑल कंडीशन, और इज एंथेसिस ऑफ एंड। हाउएवर एंड कैन बी यूज डिसजंक्टिवली, कई जगह एंड को और भी पढ़ा जाता है और को एंड भी पढ़ा जाता है। इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर को व्यक्त करने के लिए कई जगह और को एंड भी पढ़ा जा सकता है, और एंड को और भी पढ़ा जा सकता है। तो ध्यान रखना पड़ेगा, हमें लॉ मेकर के इंटेंशन को देखने के लिए कई बार और को एंड भी पढ़ना पड़ेगा। सर राइटिंग इफेक्ट मतलब? कौन सा राइटिंग इफेक्ट? कहां पे पढ़ रही हो, कौन सा कह रही हो? ओवरराइडिंग इफेक्ट कह रही हो क्या? नॉट विद स्टैंडिंग की डिफाइन में। अच्छा, ओवरराइडिंग इफेक्ट मतलब पहले मेरी बात सुनो। अगर सेक्शन कहता है ना दिस सेक्शन ओवरराइड द एंटायर एक्ट, तो यानी कि इस सेक्शन की बात पहले मानी जाएगी, एक्ट रखो साइड पे। समझ में आई बात? तो एक्ट विल ओवरराइड द, मतलब सेक्शन विल ओवरराइड द एंटायर एक्ट। तो पहले सेक्शन की बात मानी जाएगी, फिर एक्ट की बात को देखा जाएगा। समझ में आई बात? यानी कि जहां ये सेक्शन लग गया वहां एक्ट के बाकी प्रोविजन नहीं लगेंगे। ओके, डन, क्लियर, बोलो। यस सर। चलिए अगला पॉइंट, रीडिंग में, शैल, मस्ट, वाइस वर्सा। में होता है परमिसिव और मस्ट होता है इंपेरेटिव, मतलब करना ही पड़ेगा। पर में डिस्क्रिशनरी होता है और शैल ऑब्लिगेशन होता है। ठीक है ना। में डिस्क्रिशन के लिए यूज होता है और शैल ऑब्लिगेशन के लिए यूज होता है। पर सुनिए, शैल को अगर अधिकार के साथ यूज किया जाए, राइट के साथ यूज किया जाए, तो वो भी मे और मे नॉट भी हो जाता है। शैल को अगर ड्यूटी के साथ यूज किया जाए तब तो वो शैल ही रहता है, ऑब्लिगेशन तो कंपलसरी रहेगा। लेकिन शैल को अगर अधिकार के साथ यूज कर लिया, राइट के साथ यूज कर लिया, तो वो मे और मे नॉट भी हो जाता है। जैसे आई शैल हैव ए ड्यूटी टू टीच यू, तो ये तो कंपलसरी है। बट मैं कहूंगा आई शैल हैव ए राइट टू टेक फीस फ्रॉम यू, तो मे और मे नॉट भी है, मैं लूं या ना लूं मेरी मर्जी, क्योंकि मेरा राइट है। शैल को अगर राइट के साथ यूज किया जाए तो वो मे और मे नॉट भी हो जाता है, और अगर ड्यूटी के साथ यूज किया जाए तो वो शैल रहता है। ठीक है ना। तो कई बार मे को भी शैल पढ़ना पड़ सकता है और शैल को भी मे पढ़ना पड़ सकता है, याद रखिएगा। ओके,
एक बार इसको भी रीड कर लो। टॉपिक नंबर 8 आपका डन 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 डन। एक बार रीड कर लो, कोई क्वेरी हो तो पूछ लो। टॉपिक नंबर 8 को गो थ्रू करिए सभी लोग। यस प्लीज। टॉपिक नंबर 8, टॉपिक नंबर 8 पढ़ लो। हाँ जी, पढ़ लीजिए टॉपिक नंबर 8 सभी लोग। गिव मी ए मिनट। पढ़ लिया बेटे? पढ़ लिया? डन इट एवरीवन? यस प्लीज। चलिए अगला पॉइंट आता है इंटरप्रिटेशन ऑफ डेफिनेशंस। पर्पस ऑफ डेफिनेशन। डेफिनेशन दो पर्पस सर्व करती है। इट प्रोवाइड द की टू प्रॉपर इंटरप्रिटेशन ऑफ द एक्ट। जब आप किसी भी एक्ट की सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ी जाती है। सारी डेफिनेशन अगर अच्छे से पढ़ लोगे, समझ लोगे, याद कर लोगे तो एक्ट को समझने में आसानी होगी। इट प्रोवाइड द प्रॉपर की टू प्रॉपर इंटरप्रिटेशन ऑफ द एक्ट। एक्ट को तभी समझ सकते हो जब उसकी डेफिनेशन आती होंगी, पता होंगी। शॉर्टन द लैंग्वेज ऑफ द एक्ट। एक्ट में अलग अलग आपको लिखनी नहीं पड़ेंगी, पूरे एक्ट में बार बार यूज नहीं करनी पड़ेंगी। सेक्शन 2 में सारी डेफिनेशन दे दी। डेफिनेशन इंक्लूसिव भी हो सकती है, एक्सक्लूसिव भी हो सकती है, एग्जॉस्टिव भी हो सकती है। अगर मीन्स यूज किया जाए, अगर मीन्स वर्ड यूज किया जाए तो डेफिनेशन एग्जॉस्टिव होगी। एग्जॉस्टिव मतलब थोरो, कंप्लीट, उसमें कुछ और शामिल नहीं किया जा सकता, उसमें कुछ और शामिल नहीं किया जा सकता। और अगर इंक्लूड वर्ड यूज करोगे तो इंक्लूसिव डेफिनेशन होगी। इंक्लूसिव मतलब उसमें बाकी चीजें भी शामिल कर सकते हो, सेम काइंड ऑफ। तो ध्यान से सुनिए। अगर तो इसमें इंक्लूसिव, सुन लीजिए, अगर डेफिनेशन में मीन्स वर्ड यूज किया जाए तो एग्जॉस्टिव, कंप्लीट, एग्जैक्ट डेफिनेशन होती है। ना उसमें से कुछ घटाएंगे ना हटाएंगे। कंप्लीट, थोरो, देखो सब लिखा हुआ है, दोनों कबूतर सिखा रहे हैं एक दूसरे को। फुल डेफिनेशन, कंप्लीट डेफिनेशन, एग्जैक्ट डेफिनेशन, उसमें कुछ और शामिल नहीं कर सकते। लेकिन अगर इंक्लूड हो तो उसमें एग्जॉस्टिव नहीं है, इंक्लूसिव है। इंक्लूसिव मतलब उस डेफिनेशन को एक्सपेंड किया जा सकता है, उसी तरीके के और शब्द भी शामिल किए जा सकते हैं जो ऑलरेडी यूज किए गए हैं। और मीन्स एंड इंक्लूड में डेफिनेशन एग्जॉस्टिव होती है। आइए देखें, जैसे डायरेक्टर मीन्स, जब डायरेक्टर मीन्स कह रहा है ए डायरेक्टर अपॉइंटेड टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, यानी कि मीन्स वर्ड यूज हुआ तो एग्जॉस्टिव डेफिनेशन हो गई, इसमें कुछ और शामिल नहीं कर सकते। फैमिली मीन्स, मीन्स कह दिया, मीन्स कह दिया तो क्या होगा इस केस में? केवल वाइफ, सन और अनमैरिड डॉटर ही आएंगी, अदर रिलेटिव काउंट नहीं होंगे इसमें। अगर फैमिली में इंक्लूड लिखा है, फादर एंड मदर, तो इसमें बाकी रिलेटिव भी शामिल कर सकते हैं क्योंकि इंक्लूसिव डेफिनेशन है। इज इट ओके? डन एवरीवन? टॉपिक नंबर 9 डन 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 डन। वेरी वेरी गुड। यस प्लीज बोलो। टॉपिक नंबर 9 पढ़ लीजिए। टॉपिक नंबर 9 पढ़ लीजिए।
यस प्लीज। मीन्स लिखा हो तो एग्जॉस्टिव डेफिनेशन, उसमें कुछ और शामिल नहीं कर सकते, एग्जैक्ट डेफिनेशन है। इंक्लूड लिखा हो तो इंक्लूसिव डेफिनेशन है, उसी तरह से और भी चीजें शामिल कर सकते हैं। मीन्स एंड इंक्लूड लिखा हो तो भी डेफिनेशन एग्जॉस्टिव होती है। चले आगे, पढ़े आगे, बढ़े आगे, बोलो अभी सभी लोग। हाँ बेटा, यस सर। चलिए टॉपिक नंबर 11 पे आ जाइए। 7, 10, 11 तीन टॉपिक बच रहे हैं अभी। 7, 10, 11 टॉपिक नंबर 11 पे आ जाओ। एक्सटर्नल एड टू इंटरप्रिटेशन, पूरा लिख लेना, ये पूरा आ सकता है टॉपिक। एक्सटर्नल एड टू इंटरप्रिटेशन, एड मतलब टूल्स हो गए जिनकी मदद से हम एक्ट इंटरप्रेट कर सकते हैं। कोर्ट में ऑल्सो कंसिडर एक्सटर्नल फैक्टर लाइक हिस्ट्री बिहाइंड द एक्ट, एक्ट के पीछे क्या इतिहास था, एक्ट को लाने के पीछे क्या इतिहास था। रिपोर्ट ऑफ कमेटी पढ़ सकते हैं जिसके ऊपर एक्ट आधारित है। अदर एक्ट को ध्यान में रख सकते हैं, डिक्शनरीज को ध्यान में ले सकते हैं। तो एक्सटर्नल एड ऑफ इंटरप्रिटेशन कहते हैं इनको। क्या कहते हैं? एक्सटर्नल एड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, वो हेल्पिंग टूल्स जो एक्ट को समझने में मदद करेंगे। आइए कौन कौन से, आओ जरा ध्यान से देखते हैं। मोस्ट ऑफ द एक्सटर्नल टूल्स एड्स कैन बी यूज्ड विद लिमिटेड पर्पस ऑफ फाइंडिंग आउट द इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर। लॉ मेकर के इंटेंशन जानने के लिए इन टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है। एंड दैट टू ओनली इफ द वर्ड्स ऑफ द एक्ट आर नॉट क्लियर। जब एक्ट के वर्ड क्लियर ना हो तब इन टूल का इस्तेमाल होगा। जैसे स्पीच ऑफ द मूवर ऑफ द बिल, जो मूवर ऑफ द बिल है, जब बिल इंट्रोड्यूस किया गया पार्लियामेंट में, उस वक्त जो स्पीच थी, जैसे एफएम की स्पीच, ठीक है ना, फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच, जब फाइनेंस एक्ट आता है तो फाइनेंस मिनिस्टर की जो स्पीच होती है उसको भी गो थ्रू हम कर सकते हैं ताकि एक्ट का मकसद समझा जा सके। इसमें बिल का इंट्रोडक्शन का रीजन पता लगेगा कि ये चीज क्यों इंट्रोड्यूस की है। टू असर्टेन द ऑब्जेक्ट एंड पर्पस ऑफ द लेजिस्लेचर, लॉ मेकर के पर्पस को जानने के लिए मददगार साबित होगी। रिपोर्ट ऑफ एक्सपर्ट कमेटी, एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट को भी रेफर किया जा सकता है। एक्सपर्ट कमेटी जिसके काम या जिसकी रिपोर्ट के आधार पे एक्ट बनाया गया है उसको भी रेफर कर सकते हैं बैकग्राउंड और पर्पस ऑफ द एक्ट जानने के लिए। अर्लियर एक्ट देख सकते हैं। अगर हम कंपनीज एक्ट 2013 की इंपॉर्टेंस को जानना चाहते हैं तो कंपनीज एक्ट 1956 वाला भी पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं उसमें क्या कमियां थी जिनको दूर करने के लिए कंपनीज एक्ट 2013 लाया गया। ओके, डन एवरीवन। इसके बाद यूज ऑफ डिक्शनरीज, डिक्शनरीज का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए ये नहीं कि इंग्लिश डिक्शनरी यूज करो, टेक्निकल डिक्शनरीज भी आती हैं टेक्निकल टर्म्स को जानने के लिए। तो जुडिशियल डिसीजन एक्सप्लेनिंग द वर्ड विल हैव मोर वेट देन द मीनिंग फर्निश्ड बाय डिक्शनरीज। जो जुडिशियल डिसीजन आए थे और उनमें जो शब्दों का मीनिंग निकाला गया था वो ज़्यादा कामयाब है यहाँ पे समझने के लिए। इस बार फॉरेन डिसीजन भी यूज़ कर सकते हैं। फॉरेन का जैसे इंग्लैंड के लॉ के जो इंग्लैंड के डिसीजन होते हैं वो हम कई बार कोट करते हैं। फॉरेन डिसीजंस ऑफ द कंट्रीज फॉलोइंग द सेम सिस्टम ऑफ जुरिस्प्रूडेंस एज इन इंडिया कैन बी यूज्ड, उनका भी रेफरेंस दिया जा सकता है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं इसी में। इंग्लिश डिसीजन का रिकमेंडेशन दिया जाता है, कोर्ट में रेफरेंस दिया जाता है क्योंकि ये हिस्टोरिकल डिसीजंस है। इसी तरह से इंडियन एक्ट अगर बेस्ड है इंग्लिश एक्ट पे तो हम इंग्लिश एक्ट के केसेस को यहाँ पे कोर्ट करते हैं कोर्ट के अंदर। जैसे फिच वर्सेस स्नेडेकर, इस तरीके के केसेस हम वहाँ पे कोर्ट में केस में कोर्ट करते हैं। सैलमन वर्सेस सैलमन कंपनी लिमिटेड, ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग लिमिटेड, क्योंकि उनके ऊपर आधारित है। लॉ ऑफ इंग्लैंड पे हमारा इंडियन लॉ आधारित है तो उनको भी हम कोट कर सकते हैं। फिर यूसेज, अगला क्या आ रहा है? यूसेज। अगर इंटरनेशनल कोई केस होते हैं तो वहां पे इंटरनेशनल ट्रीटीज को भी कोट किया जाता है, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स को भी कोट किया जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है जी। यूसेज वेयर द मीनिंग ऑफ द लैंग्वेज इन ए स्टैट्यूट इज डाउटफुल, अगर डाउटफुल मीनिंग होगा तो कैसे वो यूज होता आ रहा है लॉन्ग पीरियड से वही मीनिंग निकाला जाएगा, वही मीनिंग लिया जाएगा। ओवर ए लॉन्ग पीरियड जो मीनिंग इंटरप्रेट किया गया है उसी मीनिंग को यहां पर लेके चला जाएगा। तो ये अलग अलग चीजें, यूसेज है, फॉरेन डिसीजंस है, डिक्शनरीज हैं, टेक्निकल डिक्शनरीज हैं, ठीक है ना, अर्लियर एक्ट्स हैं,
एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट है, मूवर ऑफ द बिल का स्पीच ऑफ द मूवर ऑफ द बिल है, इनको भी हम रेफर कर सकते हैं टू इंटरप्रेट द एक्ट, टू इंटरप्रेट द स्टैट्यूट, और इनको हम कहेंगे एक्सटर्नल एड्स। डन इट एवरीवन? यस प्लीज। टॉपिक नंबर 11 भी आपका डन 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 डन, वेरी वेरी गुड। ओके डन है? यस सर। टॉपिक नंबर 10 पे आ जाए, इंटरनल एड्स टू कंस्ट्रक्शन। एक्ट को समझने के लिए इंटरनल एड्स क्या होते हैं, मददगार जो होते हैं, टूल्स, ये हम पढ़ भी चुके हैं। टाइटल, प्रियम्बल पढ़ लिए ना ये सब, बोलो अभी तो पढ़ाए। इंटरनल एड्स बोलिए, वही है जो एक्ट को समझने में मदद करते हैं और एक्ट के अंदर ही होते हैं। बताइए कौन कौन से पढ़ाइए अभी। टाइटल, शॉर्ट टाइटल, लॉन्ग टाइटल, प्रियम्बल, हेडिंग एंड टाइटल ऑफ द चैप्टर। हेडिंग एंड टाइटल ऑफ द चैप्टर, हर चैप्टर की अलग अलग हेडिंग होती है। प्रोस्पेक्टस चैप्टर की अलग हेडिंग होगी, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी के चैप्टर की अलग हेडिंग होगी, ठीक है ना, और उसके अंदर वो सारे प्रोविजन होते हैं रिलेटेड। फिर कुछ चीज़ें और पढ़नी है हमारे को, वो हम पढ़ लेते हैं अभी, जैसे मार्जिनल नोट्स और बाकी चीज़ें हम पढ़ लेते हैं अभी। हेडिंग वगैरह करा दी है आपको मैंने। चैप्टर की भी अलग अलग हेडिंग होती है। एक्ट के अंदर चैप्टर होते हैं, चैप्टर में हेडिंग होती है और उस हेडिंग से रिलेटेड सारे प्रोविजन उसके अंदर आएंगे। मार्जिनल नोट्स क्या होते हैं? मीन्स टाइटल टू द सेक्शन। सेक्शन का जो टाइटल होता है उसे मार्जिनल नोट्स कहा जाता है। इन द ओरिजिनल एक्ट दीज आर प्रिंटेड इन मार्जिन एंड हेंस दीज आर कॉल्ड मार्जिनल नोट्स। इट समराइज द इफेक्ट ऑफ सेक्शन। सेक्शन के प्रभाव को समराइज करता है। मार्जिनल नोट्स या कैप्शन आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लेजिस्लेटिव एक्सरसाइज। ये भी एक्ट को समझने में, सेक्शन को समझने में मदद करेगा। मार्जिनल नोट कैन बी यूज टू अंडरस्टैंड द लेजिस्लेटिव इंटेंशन। लॉ मेकर के इंटेंशन को समझने में मदद करेगा, बट इसको हम सेक्शन के प्रोविजन को इससे लिमिट नहीं कर सकते कि इतना ही होगा, ठीक है ना। मार्जिनल नोट्स की मदद से सेक्शन को समझा जा सकता है, पर केवल मार्जिनल नोट्स का ही इंटरप्रिटेशन नहीं चलेगा, सेक्शन को पूरा इंटरप्रेट करेंगे। फिर आता है स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड रीजन अकम्पनिंग द बिल। बिल लाने के पीछे क्या मकसद था, क्या रीजन था, वो देखा जाएगा। ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं। फिर अगला क्या है, एक्सप्लेनेशन। कई बार एक्सप्लेनेशन भी दी जाती है सेक्शन के नीचे, वो पार्ट एंड पार्सल ऑफ द एक्ट होती है, ठीक है ना, जो सेक्शन को समझने में मदद करती है। इसके बाद क्या आ गया, प्रोवाइजो। प्रोवाइजो होता है एक्सेप्शंस। अगर कोई एक्सेप्शन देनी है तो प्रोवाइजो में दी जाएगी, एक्सेप्ट दैट या प्रोवाइडेड दैट। एक्सेप्ट दैट या प्रोवाइडेड दैट दिया जाता है एक्सेप्शन, कि जिसपे सेक्शन लागू नहीं होगा, प्रोवाइजो दिया जाता है। मालूम है ना, प्रोवाइडेड दैट, एक्सेप्ट दैट, एक्सेप्शंस पढ़ा है ना। प्रोवाइडेड दैट, जहां जहां प्रोवाइडेड दैट आता है सेक्शन में, वो एक्सेप्शंस आ जाती है ना। बोलो, किसी चीज को क्वालिफाई करना हो या एक्सेप्शन में डालना हो तो प्रोवाइडेड दैट का यूज किया जाता है, पता है ना। बोलते नहीं हो, शांत बैठे हो। यस सर। इसके बाद इलिस्ट्रेशन आ जाता है। इलिस्ट्रेशन अपेंडेड टू द सेक्शन इज द पार्ट ऑफ एक्ट। कई बार इलिस्ट्रेशन भी डाल दिया जाता है, वो भी पार्ट ऑफ एक्ट होगा, ठीक है ना। ऑल्दो द इलिस्ट्रेशन गिवन डू नॉट फॉर्म द पार्ट ऑफ सेक्शन। सेक्शन का पार्ट नहीं होते, पर सेक्शन के कंटेक्स्ट को समझने में मदद करते हैं। इलिस्ट्रेशन सेक्शन की लैंग्वेज को मॉडिफाई नहीं कर सकते, लेकिन सेक्शन को समझने में मदद करते हैं, याद रखिएगा। एग्जाम्पल कई बार हम दे देते हैं साथ में। खत्म। इसके बाद क्या आ जाता है लास्ट में, शेड्यूल्स टू द एक्ट। एक्ट के पीछे शेड्यूल भी होते हैं। शेड्यूल आर आल्सो द पार्ट ऑफ एक्ट। शेड्यूल कैन नॉट कंट्रोल और ओवरराइड द एक्ट। शेड्यूल एक्ट को कंट्रोल नहीं कर सकते, ओवरराइड नहीं कर सकते, बट एक्ट की कन्वीनियंस, शेड्यूल आर प्रोवाइडेड फॉर ड्राफ्ट कन्वीनियंस। ड्राफ्टिंग के लिए शेड्यूल्स का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है बात सभी को। शेड्यूल आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ एक्ट, आपको मालूम है, जैसे शेड्यूल 1, 2, 3, 4 कंपनीज एक्ट में शेड्यूल है ना, अलग अलग 7 शेड्यूल्स। ओके, डन है ये सेक्शन, ये टॉपिक डन हो गया। इंटरनल एड्स टू कंस्ट्रक्शन एक्ट को समझने के इंटरनल टूल्स हैं। एक्ट को समझने के इंटरनल टूल्स हैं ये। टॉपिक नंबर 10 डन 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 डन, वेरी वेरी गुड। ध्यान से पढ़िए सभी लोग।
टॉपिक नंबर 10 हो गया आपका कंप्लीट। इसके बाद आ रहे हैं टॉपिक नंबर 7, आखिरी टॉपिक है इस चैप्टर का। हाँ जी, चले लास्ट टॉपिक की ओर, टॉपिक नंबर 7 पे चले सभी लोग, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. सेकेंडरी रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन। सेकेंडरी रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन में बड़े खतरनाक रूल आने वाले हैं और इनको याद करके रखना अपने आप में चैलेंज होगा, पर अच्छे से याद कीजिएगा। एक्ट को समझने में ये रूल्स भी मदद करेंगे। प्राइमरी रूल्स तो पढ़ा दिए थे, लिटल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन, रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, मिसचीफ रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन, और एक और था वो तो पढ़ा दिए, ठीक है ना। गोल्डन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन भी पढ़ा दिया। अब सेकेंडरी रूल्स हैं, रूल ऑफ कैसस ओमिसस। कैसस ओमिसस ये क्या है? कोर्ट इज बाउंड टू हार्मोनाइज द वेरियस प्रोविजन ऑफ द एक्ट पास बाय द लेजिस्लेचर ड्यूरिंग इंटरप्रिटेशन। कहते हैं अगर कंफ्लिक्ट को अवॉइड करना है, कंफ्लिक्ट को अवॉइड करना है और सारे के सारे जो प्रोविजन है उनको बैलेंस करके चलना है। हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन की तरह ही हो गया ये भी रूल। कोर्ट सारे प्रोविजन को बैलेंस करके चलेंगे, एक सेंस में पढ़ेंगे, कंफ्लिक्ट नहीं आनी चाहिए, कंफ्लिक्ट को अवॉइड करेंगे इंटरप्रेट करते समय। समटाइम्स सर्टेन मैटर माइट हैव ओमिटेड इन द स्टैट्यूट, कुछ मैटर लिखने भूल जाते हैं, उन केस में वो ऐड नहीं कर सकते कंस्ट्रक्शन करते समय, बिकॉज कोर्ट आर द लॉ इंटरप्रेटर, दे आर नॉट द लॉ मेकर। कोर्ट का काम लॉ बनाना नहीं है, लॉ को इंटरप्रेट करना है। आप लॉ को इंटरप्रेट करते समय कोई नया प्रोविजन ऐड नहीं कर सकते। ये देखिए, अगर कोई लैंग्वेज में एक्ट की लैंग्वेज में कोई वर्ड ओमिटेड हो गया पर वो एक्ट के जनरल स्कोप में आता है और ओमिटेड एडवर्ड इनएडवर्टेंस के कारण है, भूल चूक के कारण है, उसे कहा जाता है कैसस ओमिसस। गलती से लॉ मेकर कोई शब्द डालने से रह गया, उसे कहते हैं कैसस ओमिसस, ठीक है ना। वो वर्ड डालना जरूरी था पर वो वर्ड डालना रह गया, कैसस ओमिसस। A new provision cannot be added in the statute given it meaning not otherwise found therein। तो वो ध्यान रखिएगा, जो वर्ड है, ध्यान से सुनिए, एक मिनट ऊपर कर दूं, वो वर्ड कंस्ट्रक्शन करते समय लॉ मेकर ऐड नहीं कर सकता, जजेस ऐड नहीं कर सकता, क्योंकि जजेस जो है दे आर द लॉ इंटरप्रेटर, दे आर नॉट द लॉ मेकर। लॉ मेकर तो पावर तो पार्लियामेंट को है, जज केवल इंटरप्रेट करेंगे लॉ को। तो कोई वर्ड जो डालना जरूरी था और डालना रह गया, एक्ट में डालना, प्रोविजन में डालना जरूरी था और रह गया, उसे कहते हैं कैसस ओमिसस। क्या कहते हैं? कैसस ओमिसस। डन इट एवरीवन? कोर्ट इज बाउंड टू हार्मोनाइज द वेरियस प्रोविजन ऑफ द एक्ट। कोर्ट बाध्य है कि वो एक्ट के सारे प्रोविजन को हार्मोनाइज करके बैलेंस करके चले जो पार्लियामेंट के द्वारा पास हुए हैं इंटरप्रेट करते समय, ताकि कंफ्लिक्ट अवॉइड की जा सके। लेकिन इसमें मेन जो गट्स याद रखने हैं, इसके क्रक्स याद रखना है, वो ये याद रखना, देख लेना, कोई वर्ड जो लैंग्वेज में डालने से रह गया, जनरल स्कोप में आता था और लेकिन भूल चूक से डालना रह गया, उसे कहते हैं कैसस ओमिसस। कैसस ओमिसस। डन इट? पहला पॉइंट क्लियर है? बोलो। कैसस ओमिसस क्लियर हो गया? अगला आता है कॉन्टेम्पोरेनिया, कॉन्टेम्पोरेनिया एक्सपोजिशियो। कॉन्टेम्पोरेनिया एक्सपोजिशियो सर्कुलर और ट्रेड नोटिस जो रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट जारी करता है, जो लॉ को एक्ट को इंप्लीमेंट होने के बाद उनके बेस पे उनको समझने के लिए जारी किए जाते हैं, तो उसे कहते हैं कॉन्टेम्पोरेनिया एक्सपोजिशियो। सर्कुलर और ट्रेड नोटिस को कहा जाता है। कोर्ट एक्ट को इंटरप्रेट करते समय, इंटरप्रिटेशन को वेट देते समय क्या करेंगे? उन सर्कुलर्स को भी पढ़ेंगे। दैट सर्कुलर इशूड बाय द डिपार्टमेंट आर इन द नेचर ऑफ कॉन्टेम्पोरेनिया एक्सपोजिशियो फर्निशिंग लेजिटिमेट एड टू कंस्ट्रक्शन। एक्ट को समझने में मदद करते हैं, ध्यान रखिएगा।
interpretation accepted and acted upon the long time should not be altered unless there is compelling reason to do so. पर जो लंबे समय से इंटरप्रिटेशन दिया जा रहा है उसको अल्टर नहीं किया जा सकता. तो जो सर्कुलर और ट्रेड नोटिस जारी किए जाते हैं एक्ट को समझने के लिए उन्हें कहा जाता है कॉन्टेम्पोरेनिया एक्सपोजिशियो. डन इट. अगला पॉइंट आता है एजस्डेम जेनरिस. एजस्डेम जेनरिस का मतलब होता है, इसे रूल ऑफ लॉ टेंडर ऑन भी कहते हैं, सेम काइंड और स्पेशीज, क्लास और नेचर. बड़ा प्यारा वर्ड है, बड़ा प्यारा वर्ड है. अगर लॉ ने कोई वर्ड यूज किया और लिख दिया एक्सेट्रा या यूज कर दिया एंड लाइक, तो उस तरीके के सारे वर्ड उसमें आ जाएंगे पर अलग नहीं आएंगे. जैसे हमने कहा, बड़ा प्यारे एग्जांपल है इसमें. अगर लॉ ने 2-4 वर्ड डाल के एक्सेट्रा लिख दिया तो उस प्रकार के सारे वर्ड आ जाएंगे इसमें. जैसे यहां पढ़ो, ऑफ द सेम टाइप. अगर लॉ ने रेफर किया ऑटोमोबाइल, ट्रक, ट्रांसपोर्ट, मोटरसाइकिल एक्सेट्रा, तो व्हीकल के अंदर एयरप्लेन नहीं आएगा क्योंकि ये सारे लैंड बेस्ड ट्रांसपोर्टेशन है. ऑटोमोबाइल, ट्रक, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल ये सारे लैंड बेस्ड है. तो यहां पे एरोप्लेन नहीं आएगा, ध्यान रखना, क्योंकि वो लैंड बेस्ड ट्रांसपोर्टेशन नहीं है. डन इट. और एग्जांपल देता हूं, आइए जरा देखिए. जहां पे आर्म, एम्यूनिशन, गन पाउडर और एनी अदर गुड्स यूज किया गया है, तो अदर गुड्स में भी आर्म, एम्यूनिशन और गन पाउडर से रिलेटेड गुड्स ही आएंगी. ध्यान रखिएगा. जैसे कार, बाइक, मोटर व्हीकल यूज किया गया है तो उसको लिमिटेड सेंस में यूज किया जाएगा. इसमें एयरप्लेन्स नहीं आएंगे, ध्यान रखना, क्योंकि वो क्या है, वो आपका जो है वो रोड व्हीकल नहीं है जी. इसी को कहते हैं एडजस्टेम जेनरिस. लाइक वर्ड सारे कवर हो जाएंगे, लाइक वर्ड सारे कवर हो जाएंगे. डन इट एवरीवन. जैसे इस्टेब्लिशमेंट कैरी ट्रेड, बिजनेस और प्रोफेशन. ठीक है ना. प्रोफेशन को एसोसिएट किया गया ट्रेड और बिजनेस से, यानी कि प्राइवेट डॉक्टर की क्लिनिक है, कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन द अबव डेफिनेशन अंडर द रूल ऑफ एडजस्टेम जेनरिस. क्योंकि यहां पे क्या है, बॉम्बे शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट आ रहा है. कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट में ट्रेड, बिजनेस, प्रोफेशन आ रहा है, तो ट्रेड, तो उसमें वो प्रोफेशन आएंगे, या कह रहे हैं प्रोफेशन इज एसोसिएटेड टू बिजनेस और ट्रेड, यानी कि प्राइवेट डॉक्टर का क्लिनिक इसमें शामिल नहीं होगा. ध्यान रखिएगा. इज इट ओके? डन एवरीवन. बाकी इसके और एग्जांपल्स हैं, आप रीड कर सकते हैं. रूल कब अप्लाई होता है ये वाला, एडजस्टेम जेनरिस, ये भी लिख के आओगे एग्जाम में. जहां पे एक्ट में लिस्ट ऑफ स्पेसिफिक वर्ड दी गई हो, लिस्ट में कोई क्लास या कैटेगरी कवर करता हो, ठीक है ना, क्लास कैटेगरी एग्जॉस्टिंग ना हो, एग्जॉस्टिव लिस्ट ना हो, तो उसी तरीके के बाकी वर्ड भी इसमें शामिल कर लिए जाएंगे. एक एग्जांपल और कर लेते हैं ना जी. ये एग्जांपल देखो, जैसे लिस्ट दे रखी है ऑक्सन, बुल, काउ, बफेलो, गोट, शिप, हॉर्सेस. तो क्या इसमें शेर को शामिल करेंगे, लॉयन को? बताइए. ये सारे के सारे जो एनिमल है ये वाइल्ड एनिमल नहीं है, तो इसमें वाइल्ड एनिमल को शामिल नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा. इसी तरीके के एनिमल शामिल करेंगे, वाइल्ड एनिमल शामिल नहीं करेंगे. ओके, डन एवरीवन. या मुर्गी, बत्तख शामिल नहीं करेंगे इनमें, क्योंकि वो इन कैटेगरी में नहीं आती. ओके, डन है. और ये तो सबसे बेस्ट एग्जांपल आपके सामने है ही है. जब हम कार, मोटर बाइक, मोटर व्हीकल कह रहे हैं तो उसमें एरोप्लेन शामिल नहीं होंगे, बिकॉज वो रोड ट्रांसपोर्ट में नहीं आ रहे, लिमिटेड सेंस में यूज किया जाएगा. इज इट ओके? डन एवरीवन. क्लियर है एडजस्टेम जेनरिस? यस सर. चलिए अगला पॉइंट आ रहा है आपके सामने. 84 के बाद पेज नंबर 85. ये अगला पॉइंट आपके सामने आता हुआ, एक्सप्रेसियो यूनियस एस्ट एक्सक्लूजन ऑल्ट्रियस. ये सब लेटिन वर्ड है, लेटिन मैक्सिम्स है. एक्सप्रेस मेंशन ऑफ वन थिंग एक्सक्लूड अदर्स.
अगर हमने आइटम नॉट ऑन द लिस्ट आर अज्यूम नॉट टू बी कवर्ड बाय द स्टैट्यूट, समटाइम लिस्ट दे रखी होती है इलस्ट्रेटिव, नॉट एक्सक्लूसिव, तो वहां पे इंक्लूड और सच एज दे रखा होता है, तो उसी तरीके की चीजें शामिल होंगी, उसके अलावा सब एक्सक्लूड हो जाएगा। अगर कोई चीज एक्सप्रेसली दे रखी है तो इट एक्सक्लूड द अदर थिंग्स। कैसे? अगर स्टैट्यूट में कहा गया लैंड, हाउस एंड कोल माइन, तो कोल माइन जब उन्होंने कह दिया तो अदर माइंस क्या होंगी? हाँ जी, अदर माइंस एक्सक्लूड हो जाएंगी। जब उन्होंने स्पेसिफिकली कह दिया लैंड, हाउस एंड कोल माइंस, तो मिनरल माइंस को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, बाकी माइंस को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। इज इट डन? एक्सप्रेसली इंक्लूडिंग समथिंग एक्सक्लूड अदर्स, इसका मतलब क्या है? एक्सप्रेसली इंक्लूडिंग समथिंग एक्सक्लूड अदर थिंग्स। डन इट एवरीवन? ओके है, डन है, क्लियर है? बोलो। अगला आता है जनरलिया स्पेशली बस नॉन डेरोगेंट। स्पेशल प्रोविजन विल प्रिवेल ओवर द जनरल प्रोविजन, ये आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं। अगर किसी एक्ट में स्पेशल प्रोविजन दे रखे हो तो वह जनरल एक्ट नहीं लगेगा। जैसे मैंने पढ़ाया था ना, जनरल क्लोजेज एक्ट तब लगता है जब उसके स्पेशल एक्ट में अलग से प्रोविजन ना दिए हो। अगर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में बैंकों के लिए अलग से ढांचा दिया है तो वहां कंपनीज एक्ट अप्लाई नहीं होगा। स्पेशल प्रोविजन विल प्रिवेल ओवर द जनरल प्रोविजन, ये तो आता है ना आपको, बोलो। जनरलिया स्पेशली बस, जनरलिया के बाद स्पेस दे देना, जनरलिया स्पेशली बस नॉन डेरोगेंट, स्पेशल प्रोविजन विल प्रिवेल ओवर द जनरल प्रोविजन। डन इट एवरीवन? जहां पे स्पेशल प्रोविजन दे रखा होगा जनरल प्रोविजन ऑफ द सेम एक्ट नहीं लगेंगे, और जहां पे स्पेशल एक्ट में प्रोविजन दे रखा हो तो वहां पे जनरल एक्ट भी नहीं लगेगा। स्पेशल एक्ट विल प्रिवेल ओवर द जनरल एक्ट एंड स्पेशल प्रोविजन विल प्रिवेल ओवर द जनरल प्रोविजन ऑफ द सेम एक्ट। इज इट ओके? स्पेशल विल प्रिवेल ओवर जनरल, कहने का मतलब ये है। नॉसिचर ए सॉइस, नॉसिचर ए सॉइस मतलब एसोसिएटेड वर्ड। किसी वर्ड का मीनिंग न निकालना है, वो आसपास के शब्दों से मिला के निकाला जाएगा, आइसोलेशन में नहीं देखा जाएगा। किसी वर्ड को एक्ट में आइसोलेशन में नहीं पढ़ा जाएगा, उसके आसपास के वर्ड के हिसाब से उसका मीनिंग निकाला जाएगा। किसी वर्ड का मीनिंग अगर जज करना है, किसी जज को उसका मीनिंग निकालना है तो उसके आसपास के शब्दों से मिलके उसका मीनिंग निकाला जाएगा। ओके है, डन है, क्लियर है बात? बोलो बोलो। यस सर। बेटे प्लांट का मतलब क्या होता है बताओगे? प्लांट का मतलब, प्लांट अगर यूज किया गया प्लांट एंड मशीनरी में तो इसका मतलब क्या प्लांट एंड फ्लोवर से है? बोलो। नहीं ना। प्लांट एंड फ्लोवर में, प्लांट एंड मशीनरी में प्लांट का मतलब क्या होगा? सेट ऑफ मशीनरीज। और प्लांट एंड फ्लोवर में प्लांट का मतलब क्या होगा? पौधा। तो जिस चीज के साथ में यूज किया गया उसके हिसाब से प्लांट का मतलब देखोगे ना। पौधे थोड़ी उगाओगे मशीनरी के साथ, या सेट ऑफ मशीनरी थोड़ी लगाओगे फ्लावर के साथ। क्लियर है बात? बोलो, बोलिए। ओके, डन है, क्लियर है? यस सर। ये बाकी भी एग्जांपल, रिलेटेड एग्जांपल है, आप एक बार इसे पढ़ लीजिएगा। जैसे फ्लोर है, फ्लोर्स जो है, अब यहाँ पे यूज किया गया फ्लोर, स्टेप्स, स्टेयर्स, पैसेजेस, तो इसको ऐसे ही मतलब लिया जाएगा ना, ठीक है ना। डिड नॉट कवर द फ्लोर यूज्ड फॉर स्टोरेज, ठीक है ना। जब फ्लोर, स्टेप्स, स्टेयर्स, पैसेजेस कह रहा है तो स्टोरेज के लिए जो फ्लोर यूज किया गया उसको उसमें कवर नहीं किया जाएगा। जो पार्ट ऑफ फ्लोर स्टोरेज के लिए यूज किया जा रहा है उसको यहाँ पे कवर नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे फ्लोर को काफी यूज किया गया, स्टेप्स, स्टेयर्स, पैसेजेस, तो केवल वही फ्लोर यूज होगा जो स्टोरेज के लिए फ्लोर है, उसको वहां पे इस्तेमाल नहीं करेंगे। ओके, डन है, क्लियर है? बोलो यस प्लीज। ये एक्ट भी यहाँ पे आपका डन हो जाता है। कोई क्वेरी है तो पूछ लीजिए। यहाँ पे हमारा ये वाला इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट भी कवर हो जाता है।